सिंचाई और तकनीक। सिंचाई कई तरीके से होती है और आजकल विभिन्न तकनीकी प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे कि सिंचाई को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। उस समाज में 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में सिंचाई और तकनीक का एक दूसरे से क्या संबंध था। जमीन तो कम नहीं थी, साथ ही मजदूर भी कम नहीं थे जो खेती कर सकते थे। दूसरे शब्दों में उत्पादन करने वालों की कमी कतई नहीं थी और जमीन भी बहुत थी और उत्पादन करने वाले जो इसमें मजदूर थे वे भी बहुत थे। इसके साथ ही जैसा पूर्व में बताया गया, किसान उत्साहित रहते थे, प्रतियोगिता की भावना उनमें थी, किसान गतिशील थे यानी उत्पादन बढ़ाना चाहते थे। साथ ही ज़मींदार भी उत्साहित रहते थे कि उत्पादन बढ़े क्योंकि उससे उनकी राजस्व बढ़ेगी और अंत में राज्य भी यह सदैव प्रयास करता था कि उत्पादन सतत रूप से बढ़ता रहे ताकि उसके राजस्व से होने वाली आय भी उनकी लगातार बढ़ती रहे। ऐसी परिस्थितियों में जो प्राकृतिक सिंचाई का जरिया था, एक तो वर्षा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और वर्षा पर वैसे ही काफ़ी निर्भर था, तो एक तो वर्षा और दूसरा नदियाँ, ये मूल रूप से प्राकृतिक सिंचाई का जरिया थी। और जैसा मैंने बताया कि लगातार किसान, जमींदार, राज्य इस बात का प्रयास करते थे कि उत्पादन बढ़े। तो उत्पादन बढ़ाने के जो तरीके होते हैं, एक तो होता है उसमें कृषि क्षेत्र बढ़ाना और दूसरा होता है उपजाऊपन बढ़ाना। यदि कृषि क्षेत्र की बात करें, कृषि भूमि, योग्य भूमि की बात करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। उसके लिए प्राकृतिक सिंचाई के संसाधनों से हटकर कुछ अन्य तरह के संसाधनों का भी उपयोग, निर्माण आदि उस काल में किया गया। यदि हम प्राकृतिक उसकी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैंने बताया कि वर्षा और नदियाँ थीं और इसके बाद प्राकृतिक के अलावा जो गैर प्राकृतिक तरीके थे, अतिरिक्त जो थे, उसमें कुएं, तालाब, नहर, मेड़, धकेली, कुएं से चमड़े वाली बाल्टी और राहट, इन सब का उपयोग किया जाता था। नहरों से पानी खेत तक पहुंचाया जाता था, नदियों का पानी नहरों के माध्यम से खेत तक, कुएं के पानी को ये धेकली, राहट आदि से गांव तक, खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी। और इस प्रकार ये प्रयास किया जाता था कि वर्ष दर वर्ष लगातार कृषि होती रहे, वर्षा निर्धारित खेती कम हो और इस प्रकार ये जो गैर प्राकृतिक तरीकों से कृषि की आय सतत रूप से नियमित बनी रहे, ये तैयारी थी। जहाँ तक उत्पादन की बात है, इसमें कोई दो मत नहीं कि तत्कालीन किसान पेट भरने के लिए, पेट पालन के लिए, पेट पूजा के लिए खेती करता था। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया, इसके अलावा उसने कुछ अन्य उत्पादनों पर भी हाथ डालना शुरू किया और चावल, गेहूं, ज्वार, जो उस समय मूल रूप से उसकी फसल थी, उसके अलावा कुछ अन्य फसलों पर भी उस पर ध्यान देना शुरू किया, जिस पर हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। कथा तुजुक बाबरी में राहट का उल्लेख किया है। बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक शासक था, उसकी पुस्तक का नाम ही तुजुक बाबरी है। उसमें उसने जिस राहट का उल्लेख किया है उसे एक बहुत महत्वपूर्ण साधन बताया है और ये राहट एक तरीके की तकनीक थी जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। मध्य भारत, दक्षिण और डेक्कन, इसमें तालाब और हौज सिंचाई के मुख्य साधन थे। गोलकुंडा में छोटे बड़े अनेक तरह के तालाब थे। उत्तर के मैदानों में नदियों से अनेक नहरें निकाली गईं और
नहरें निकालने का एक कारण तो ये भी था कि उत्तर के मैदानों में बहने वाली नदियां वर्ष भर प्रवाहित रहती थी, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र से जो पहाड़ हिमालय वगैरह थे उससे आने वाली सतत पानी के कारण यहाँ पे नहरें बनाना संभव था और नहरों का समुचित उपयोग संभव था। मुगल सम्राटों के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता था कि वे सामूहिक जलाशय बनाएं। ये एक बड़ी अच्छी बात थी कि सम्राट समाज का भरपूर सहयोग अपेक्षित करता था और समाज में भी वह चाहता था कि एक तरीके से सभी तरह की गतिविधियां सामूहिक हों। जलाशयों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि धन भी देता था। इसका भी एक उदाहरण है कि शाहजहां के काल में खानदेश और बरार यहाँ पर किसानों को काफी भारी मात्रा में अग्रिम धनराशि दी गई थी। अग्रिम धनराशि का अर्थ क्या होता है? किसानों के पास धन ना होने पर यदि वे जलाशय बनाने की स्थिति में नहीं है, जलाशय बनाने के लिए होने वाले खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें शासन एक तरीके से धन देता है और उस धन से किसान जलाशय आदि बनाएं और जो धन उनको मिला है उसको समयानुसार जैसा कि सहमति हो जाए उसके अनुसार वह धन वापस कर दिया जाता था शासन को। तो एक तरीके से यह दान नहीं था, यह एक तरीके से जलाशय या अन्य चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक तरीके से ये शासन के द्वारा दिया गया, एक तरीके से कहना चाहिए एक उधार था और इसे ही कहते हैं अग्रिम राशि। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मेवाड़ में भी सिंचाई के लिए अनेक झीलों का निर्माण किया गया। राजस्थानी क्षेत्र जो मरुभूमि था, जहां पर पानी की सतत तंगी रहती थी, वहां पर भी मुगल शासकों ने अनेक झीलें बनवाई और झील बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि बरसात का पानी या अन्य कुछ जो नदियां वहाँ थोड़ी बहुत थीं उसका पानी वहाँ एकत्रित हो और उस एकत्रित पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जा सके। जो नदियां थीं उनका पानी खेत तक पहुंचाने के लिए, जैसा मैंने बताया, राजाओं ने बहुत सारे नहरों का निर्माण किया, खासकर उत्तरी भारत में। अकबर के काल में तो खिजराबाद सफीदो नहर की पुनः खुदाई करवाई गई, यानी नहरें पहले से बनी थीं पर समय के साथ साथ कालांतर में इनकी गहराई कम हो गई और इस प्रकार नहरों की गहराई कम होने से उससे प्रवाहित होने वाले पानी की मात्रा भी कम हो गई। लेकिन चूंकि स्रोत में पर्याप्त पानी था, इन सम्राटों ने यह चेष्टा की, यह प्रयास किया कि नहरों की गहराई बढ़ाकर पानी के प्रवाह को बढ़ाया जाए और इस प्रकार नहरों का और ज़्यादा उपयोग हो सके। तो ऐसी अनेक नहरों के उदाहरण हैं। साथ ही पुरानी नहरों का मरम्मत करना और नए नहरों का निर्माण करना, ये भी मुगल शासकों के द्वारा मुगल शासन में समय समय पर किया जाता रहा। शाहजहां के काल में तो पंजाब में शाह नहर का निर्माण कराया गया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिंचाई को तकनीकी जरिए से करने का समुचित प्रयास तत्कालीन शासन करता था, जिसका जिक्र हम आयन अकबरी में बारंबार पाते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण जो अभी हमने बताए, उससे स्पष्ट है कि मुगल शासन इस मामले में पीछे नहीं रहता था कि कृषि की उपज कैसे बढ़ाई जाए, उसके खाद्यान्न के उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाए, और उसके लिए वे सतत रूप से प्रयासशील रहते थे,
समग्र प्रयास करते थे, यहाँ तक कि वे अनुदान भी देते थे। कृषि और उससे जुड़ी हुई तकनीक की बात करें तो ये बात तय है कि उस काल में भी पशु बल आधारित मुख्य रूप से खेती होती थी, और इसीलिए पूर्व में चर्चा हमने इसी बात को लेकर की है कि एक किसान के पास औसतन 2 बैल और 2 हल पाए जाते थे। जुताई जो होती थी वो लकड़ी के हल से मुख्य रूप से होती थी। उसमें लकड़ी के हल में नीचे लोहा लगा दिया जाता था। जो मिट्टी थी, भारत की मिट्टी मूल रूप से हल्की मानी जाती है, और हल्की होने का परिणाम ये है कि गहरी खुदाई की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। और यदि खुदाई गहरी नहीं हो तो इसका मतलब खेती की जुताई के समय जो जमीन पलटी जाती है वो ऊपर ही ऊपर ज़्यादा पलटाई जाती थी, और इस प्रकार गर्मी के समय भी हमारे यहाँ की मिट्टी अंदर नरम रहती थी, अंदर उसमें नमी रहती थी। इस बात की जानकारी कुछ समय के कृषकों को थी, और इसलिए वे लोग साल में 2 फसल तो ले ही लेते थे। और यदि कृषि भूमि सिंचित हुई, पर्याप्त वर्षा हुई, सिंचाई की उचित व्यवस्था हो तो 3 फसल तो मिल जाती थी। तो न्यूनतम 2 फसल और अधिकतम 3 फसल यदि हम बंजर भूमि को और इस भूमि को छोड़ दें, गैर उपजाऊ जमीन को छोड़ दें। बीज जो थे वो हाथों से छिड़के जाते थे, जो प्रथा आज भी गांव में है, हाथों से बीजों को छिड़कने की प्रथा। और बोने के लिए बीजों को, जब वो पौधे हो जाते थे, उनको बोने के लिए बैलों द्वारा जो खींचे जाते थे, वो बर्मा उसमें लगा होता था, जिसे लोग बर्मा कहते हैं, जो लोहे का होता है, उससे वो उसका उपयोग होते थे। गुड़ाई और निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धारों का प्रयोग होता था। गुड़ाई और निराई के लिए उनमें लोहे के पतले धार वाली चीज़ लगी रहती थी, जिसका वो उपयोग करते थे गुड़ाई के लिए। उत्पादन में इस प्रकार हम देख सकते हैं उन आंकड़ों से, आयन अकबरी के आंकड़ों से, कि सतत रूप से वृद्धि हो रही थी। और जैसा बारंबार कहा जा रहा है कि पूर्व में भी, कि वृद्धि का एक कारण सहयोग भी था, प्रतियोगिता भी थी। तो उत्पादन में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि भी देखी गई। यानी लोग निश्चिंत थे कि भोजन खाद्यान्न यहाँ पर्याप्त हैं, तो इसका असर जनसंख्या पे भी पड़ा। और आंकड़े बताते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जनसंख्या की वृद्धि 5 करोड़ हुई, जो एक अच्छी बड़ी संख्या है। तो ये 5 करोड़ की वृद्धि का कारण संभवतः, या उनमें से एक कारण, अच्छा उत्पादन भी माना जा सकता है। कृषि की बात करें तो फसलों की बात करना स्वाभाविक है, और जैसा मैंने पहले बताया कि बंजर भूमि और इनको छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः सूखे काल में और बंजर को छोड़ के सामान्यतः 2 फसलें होती थी। और 2 फसल जो होती थी उसमें से पतझड़ के समय की होने वाली फसल को खरीफ बोला जाता, जो आज भी है, और ऐसे ही वसंत ऋतु के समय की फसल जो कटाई होती है उसे रबी फसल कहते हैं। तो ये 2 मौसम की फसलों का प्रचलन उस समय भी था, जैसा आज भी है। और जैसा कहा गया, सिंचाई आदि की समुचित व्यवस्था होने पर तीसरी फसल भी निकाल दी जाती थी। दोनों मौसम मिलाकर, ये रबी और खरीफ को मिलाकर, ऐसा माना जाता है, या आयन अकबरी के आंकड़ों से ऐसा दिखता है कि बहुत तरह की फसलें होती थी, वैरायटी।
आगरा प्रांत जो मुगल का माना जाए तो आगरा प्रांत अकेले में ही 39 तरह की फसलें होती थीं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली और उसके आसपास के प्रांतीय इलाके में 43 तरह की फसलों का जिक्र किया गया है इस पुस्तक में। 43 विभिन्न तरह की फसल। और तो और चावल के उत्पादन की बात करें, बंगाल में 50 तरह के चावल की किस्मों का उत्पादन होता था। है ना, बहुत आश्चर्यजनक संख्या। लेकिन ये सच्चाई है कि तत्कालीन समाज में, तत्कालीन कृषक समाज में खेती एक बहुत सफल कार्य माना जाता था और उसका परिणाम था कि इतनी वैरायटी, इतनी तरह की फसलें हमें मिलती थी। आज जोर दिया जाता था जो रोज के जीवनचर्या में, दैनंदिनी में, दिन प्रतिदिन जो हम खाद्यान्न लेते हैं उसकी खेती पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ताकि समाज को दिन प्रतिदिन के लिए जो खाद्यान्न चाहिए उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मध्यकालीन कृषि उत्पादन केवल गुजारे के लिए किया जाने वाला उत्पादन था। ऐसी बात नहीं है। इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि तत्कालीन शासन में, मुगल शासन में केवल गुजारे के लिए खेती नहीं होती थी। पूर्व में जैसे नहरों का उदाहरण दिया, ये सिंचाई का जो उदाहरण दिया, ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उत्पादन को बहुत 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 बढ़ाने में मुगल शासकों ने विशेष रुचि ली। और ये केवल दैनंदिनी के खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि ये केवल गुजारे के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ ही लाभ कमाने के लिए भी। तो किसानों के लाभ की भी चेष्टा ये मुगल शासक करते थे। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि ये मध्यकालीन काल में खेती केवल जीविकोपार्जन का जरिया थी, केवल 2 जून का भोजन जुटाने का जरिया थी। नहीं, खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त तो गन्ना भी, कपास, अफीम, नील, तिलहन, पोस्त, ऐसी अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन भी होता था। और उसके लिए समग्र रूप से प्रयास भी किया जाता था कि ऐसे फसलों का उत्पादन भी बढ़े। इन फसलों को सर्वोत्तम फसल कहा जाता था। गन्ना, कपास, अफीम, नील, तिलहन, पोस्त, क्योंकि उसमें लाभ सबसे ज्यादा था। सर्वोत्तम फसलें, उर्दू में उसे जीन्स ए कामिल कहते थे। इस शब्द का प्रयोग हमें अनेक जगह मिलता है। उस समय के जो भी रचनाएं हैं, जो भी स्रोत हैं, उसमें इस बात का, इस शब्द का, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम फसल, इसका अनेकों बार मिलता है। इसमें कर अधिक मिलने के कारण राज्यों के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता था। अब देखिए, जहां प्रोत्साहन का एक कारण था किसानों का लाभ बढ़े, किसानों की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, दूसरी ओर इसका दूसरा फायदा शासन को यह था इस रूप में कि किसानों के लाभ बढ़ने के साथ साथ राजस्व का जो कलेक्शन था वह भी ज्यादा होता था, कर ज्यादा मिलता था। और इसीलिए राज्य भी इस बात के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे कि किसान मात्र खाद्यान्न, वह भी गुजारे के लिए ना करें केवल, बल्कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए भी करें। ये इन फसलों को तत्कालीन समय की नगदी फसल कहा जा सकता है। तिलहन, दलहन फसलें भी नगदी फसलों के अंतर्गत आती थी। नगदी यानी कमर्शियल क्रॉप। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन खेती गुजारे की खेती नहीं थी। ये कहना गलत होगा कि 16वीं 17वीं साल का शताब्दी का जो कृषि थी उसे हम केवल ये मान लें कि वह केवल गुजारे की खेती थी। ना, एक औसत किसान के द्वारा दैनिक आहार से जुड़े खाद्यान्नों की खेती की जाती थी, लेकिन साथ ही व्यापारिक उत्पादन भी करता था।
और यदि औसत किसान के बारे में ऐसा जिक्र विभिन्न स्रोतों में मिलता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि तत्कालीन कृषि कितनी उन्नत रही होगी उत्पादन की दृष्टि से। और इतना उत्पादन भी तभी संभव है जब उसे सभी तरह का सहयोग कृषि क्षेत्र को दिया जाए जो शासन देता था। तो व्यापारिक उत्पादन और खाद्यान्नों का उत्पादन दोनों पर समान जोर था। शाहजहां के काल के पहले जहांगीर के काल में जो 17वीं शताब्दी में माने, उस समय तो तंबाकू और मक्का की खेती भी की जाने लगी। यानी भारत में पहली बार तंबाकू का उत्पादन खेती के रूप में, कृषि के रूप में, मक्के का उत्पादन कृषि के रूप में जहांगीर के काल में हुआ। इतिहासकारों की माने तो तंबाकू का प्रचलन अकबर के काल के अंतिम वर्षों में हुआ। यानी अकबर का काल 1605-6 में समाप्त होता है तो लगभग उसी के आसपास भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई। यानी आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व। और अगले 50 वर्षों में ये पूरे देश में इसकी खेती होने लगी। अन्य भागों में, साम्राज्य के अन्य भागों में इसकी खेती का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि यह ऐसी खेती थी जिसमें लाभ मुनाफा ज़्यादा था और राजस्व भी ज़्यादा होता था। इसके अलावा गन्ना इस समय की मुख्य व्यावसायिक कमर्शियल क्रॉप थी जो व्यापारिक दृष्टि से इसकी खेती होती थी। और आगरा से लेके लाहौर तक इसका उत्पादन होता था, एक बहुत बड़े क्षेत्र में। यानी दिल्ली के आसपास आगरा से लेकर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लाहौर तक गन्ने की खेती होती थी। 17वीं शताब्दी तक गन्ना बरार, बगलाना, औरंगाबाद और कोंकण तक फैल गया। औरंगाबाद का जो काला गन्ना था जिसका उत्पादन आज भी होता है, वह विशेष रूप से प्रसिद्ध था क्योंकि इसकी मिठास अलग थी। आज भी इन क्षेत्रों में जिनका मैंने नाम लिया, यानी बरार, औरंगाबाद, कोंकण, महाराष्ट्र एरिया, महाराष्ट्र का वह क्षेत्र आज भी गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल, असम, कश्मीर और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ रेशम पैदा होता था। तो तंबाकू के बाद गन्ना, गन्ने के बाद रेशम का उत्पादन दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र, पश्चिम भारत के तटीय क्षेत्र में, बंगाल में, आसाम और कश्मीर में होता था। आप समझ सकते हैं कि ये जिन प्रांतों के नाम लिए जा रहे हैं, ये मूल रूप से ऐसे क्षेत्र हैं जहां नमी ज़्यादा थी। दूसरे शब्दों में रेशम के उत्पादन के लिए नमी का होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। इसीलिए बंगाल, असम, कश्मीर और पश्चिमी तटीय क्षेत्र जहां भारी वर्षा होती है वहां पर रेशम होता था। साम्राज्य के अन्य हिस्सों में अदरक, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल और लौंग, इसका भी उत्पादन किया जाता था। मलाबार क्षेत्र, कनारा, कालीकट, कोचीन में तो बहुत ही उत्तम कोटि की काली मिर्च उगाई जाती थी। और आपको मालूम होगा कि ये वे क्षेत्र हैं जहां गरम मसाले इतने प्रसिद्ध थे कि विश्व के व्यापार में इनका बहुत अहम योगदान हुआ करता था। और ये गरम मसालों ने ही पश्चिमी जगत के व्यापारियों को, पश्चिमी देश के व्यापारियों को भारत की ओर आकर्षित किया और फिर उसके बाद भारत का इतिहास बदल गया।
जो सब्जी भाजी के संबंध में यदि बात करें, शाक सब्जी फल आदि, तो उसका उत्पादन भी उस काल में बहुत होता था और इसमें विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों से आए हुए कई नई फसलों का उत्पादन हम इस काल में सुन सकते हैं। सबसे पहले 17वीं सदी में स्पेन और फ्रांस से भारत में जो महत्वपूर्ण फसल आई वह थी मक्का। तो चावल, ज्वार और गेहूं, इसके साथ अब ये मक्के का उत्पादन भी बढ़ने लगा और 17वीं शताब्दी में तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फसल बन गई। मक्के के अलावा हम देखते हैं कि इसी काल में टमाटर आया, आलू आया, मिर्ची आई और साथ ही अनन्नास, पपीता जैसे फल भी भारत में पहली बार आए और इनका उत्पादन एक बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे शुरू हुआ और बढ़ने लगा। और आज आलू, मिर्ची, टमाटर हमारे खाद्यान्न की एक मुख्य फसल मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत मुगल काल में हुई। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि इस काल में पपीता, अनानास वगैरह जो आए, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भूमि का भी काफ़ी विकास हुआ। भूमि से विकास का अर्थ है कि बागवानी को एक नए पेशे, एक नए रुचि के रूप में देखा जाने लगा, एक नई श्रेणी के रूप में देखा जाने लगा और बागवानी में बढ़ती रुचि का परिणाम यह हुआ कि अमीरों के बाग में, विशेषकर अमीरों के बाग में हम आम, खरबूज, तरबूज और ककड़ी जैसी फसलों का उत्पादन देखना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये काल जो है 16-17वीं शताब्दी का काल खाद्यान्न उत्पादन में प्रचुर था, पर्याप्त था और साथ ही कुछ नई फसलें भी इस काल में देखी गईं जिसकी आज भारत में बहुत प्रचुरता है।